नमस्कार। एक नई सुबह की शुरुआत के साथ नया सवेरा का ये बेहद खास अंक लेकर हम हाजिर हैं। खास इसलिए क्योंकि अगले 1 घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स और आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और भावना। बहुत बहुत शुक्रिया जया। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सुप्रभात। और अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और साथ ही होंगी फिल्म, साहित्य, संगीत और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियां। साथ ही प्रमुख खबरों पर डालेंगे नजर, जिसमें आज तेल अवीव से भारतीय लौट आए हैं। पहला जत्था जो है उनका लौट आया है। और वहीं P20 का जो सम्मेलन है उसका प्रधानमंत्री आज उद्घाटन करेंगे। साथ ही बहुत ही और खबरें होंगी, लेकिन शुरुआत करते हैं शुभ विचार के साथ, यानी कि सुभाषितम के साथ। ईर्षि घृणीत्वसन्तुष्टः क्रोधनो नित्यशङ्कितः परभाग्योपजीवी च षडेते दुःखभागिनः षडेते दुःख भागिना। तो इसका अर्थ है कि ईर्ष्या करने वाले, घृणास्पद, असंतुष्ट, क्रोधी, सदा संदेह करने वाले और दूसरे पर आश्रित रहकर जीने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य सदैव दुखी रहते हैं। अतः जितना संभव हो इन प्रवृत्तियों से हमें बचना चाहिए। तो जया, इसी शुभ विचार के साथ और इसी पॉजिटिविटी के साथ वक्त हो चला है सुबह की सुर्खियों पर नजर डालने का। ऑपरेशन अजय के तहत पहली चार्टर्ड फ्लाइट से 212 भारतीय लौटे स्वदेश। फिलहाल इजराइल में हैं 18,000 भारतीय। इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज इजराइल का करेंगे दौरा। इजराइल की संसद ने यूनिटी सरकार को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति योजना के पूरे हुए 2 साल। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई योजना ने देश में इंफ्रा के विकास को दी नई गति। 2021 में अब तक 11.5 लाख करोड़ की 112 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। आईसीसी विश्व कप में चेन्नई में न्यूजीलैंड का सामना बांग्लादेश से आज। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की टीम में वापसी। कल दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से दी करारी शिकस्त। और नया सवेरा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास खबरें। और सबसे पहले बात ऑपरेशन अजय की, जिसके तहत इजराइल के तेल अवीव हवाई अड्डे से 212 भारतीय नागरिकों को लेकर पहली उड़ान दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरी। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर नागरिकों का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक करीब 18,000 भारतीय इजराइल में रह रहे हैं, जबकि 13 भारतीय फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक और 3 से 4 भारतीय गाजा में हैं। ऑपरेशन अजय के तहत फिलहाल इजरायली क्षेत्र से ही भारतीयों की निकासी में मदद की जा रही है। मंत्रालय के मुताबिक भारत ने यह अभियान उन भारतीयों की वापसी को सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू किया है जो स्वदेश वापस आना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इजरायल से सुरक्षित स्वदेश लौटे भारतीयों के स्वागत के बाद कहा कि हमारी सरकार किसी भी भारतीय को कभी पीछे नहीं छोड़ेगी। हमारी सरकार, प्रधानमंत्री उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें सुरक्षित घर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। Our government, our Prime Minister is determined to protect them, bring them back home safely, and I'm very glad this plane load of students and Indians have managed to fly back safely.
And I think in a lot of ways we are deeply grateful to our Prime Minister and of course everybody involved, the Minister Jaishankar, the team at the External Affairs Ministry, the flight crew of this Air India flight for making this possible, for bringing our children back home safely and soundly and back home to their loved ones. And this is certainly something that is a signature of our government, that we leave no Indian behind in harm's way. और ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत लाए गए भारतीयों से बात की संवाददाता मेघना देव ने। ऑपरेशन अजय के अंतर्गत पहली फ्लाइट इजराइल से नई दिल्ली आ गई है और यहां पर 212 भारतवंशी हैं जो इजराइल से नई दिल्ली पहुंच चुके हैं और अभी वो नई दिल्ली में अभी कुछ ही समय पहले लैंड हुए हैं। उनसे जानेंगे कैसा अनुभव रहा था, वहां पर क्या परिस्थिति थी, आपको किस तरीके से यहाँ पर? टफ टाइम था इजराइल के लिए और हम सब के लिए, और अब हम वापस इंडिया आ गए, पर इजराइल इज स्टिल गोइंग थ्रू थिंग्स, सो वी स्टैंड विद देम, वी वर देयर एंड आप लोगों ने रजिस्टर किया था, किस तरीके से आए वहाँ, क्या करते थे? तो हमें एक फॉर्म दिया गया था जिसको भर के एम्बेसी को पता लगता कि कौन कौन इजराइल में फंसा हुआ है, तो हमने भरा और हमें मेल के थ्रू उसका आया कि आप आ सकते हो। एयरप्लेन लैंड कर चुका है एंड हम एयरपोर्ट पहुंचे और बहुत ही स्मूथ हमको लिया गया और हम यहाँ पे आ गए। परिस्थितियाँ के बारे में अगर कहें तो डिफरेंट पार्ट ऑफ इजराइल परिस्थिति अलग अलग है। एज बॉर्डर के एरिया में परिस्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब है। हम लोग एक्चुअली सेंट्रल रीजन में थे तो वहाँ स्थिति खराब है, लेकिन जैसे इन्फिल्ट्रेशन है वहाँ पे नहीं है, लेकिन रॉकेट का फियर तो वहाँ पे भी है, तो उस तरीके से सिचुएशन तो खराब थी। वी आर वेरी हैप्पी एंड वेरी थैंकफुल टू द इंडियन गवर्नमेंट। हर जगह पर परिस्थिति अलग अलग थी। लोगों का कहना है कि सही समय पर ये कदम लिया गया जिसके कारण लोग यहाँ पर आ पाए हैं। यहाँ पर कुछ लोग अपने परिवार के साथ भी आए हैं। पोर्टल था जिसमें कि हमको रजिस्टर करना था, एम्बेसी की वेबसाइट थी, उस पर हम लोगों ने रजिस्टर किया, अपनी डिटेल फिल की है, पासपोर्ट एंड डिपेंडेंट जो भी फैमिली मेम्बर्स थे उनके बारे में हमने रजिस्टर्ड किया। देन कन्फर्मेशन मेल आया एंड देन दे कन्फर्म अस दैट वी कैन come back to India and this process was very smooth. सिचुएशन वहाँ पे इस समय संवेदनशील है और कुछ कहा नहीं जा सकता है। जो हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक कदम उठाया है, बहुत ही सराहनीय कदम है। अब हम लोग को लग रहा है हम लोग सुरक्षित स्थान पर हैं। आशा करते हैं जल्दी वहाँ पे शांति बहाल होगी और जल्दी ही वहाँ पर हम सब लोग अपने अपने काम पे लौटेंगे। क्या कहेंगे, ये ऑपरेशन अजय के अंतर्गत आप आए हैं? बहुत अच्छा मिशन है, स्पेशली एम्बेसी जो हमारी इजराइल में है, ट्रिमेंडस जॉब, दे डू अ ट्रिमेंडस जॉब, दे डे एंड नाइट दे आर वर्किंग एंड रियली वेरी गुड जॉब। तो देखिए, इस तरीके से अगर हम देखें तो कई भारतवंशी जो इजराइल में हैं और जो वापस आना चाहते हैं, उन्हें ऑपरेशन अजय के तहत वापस लाया जा रहा है। कई लोग यहाँ पर जो हैं वो छात्र हैं, कई मास्टर्स के छात्र हैं, कई केयर गिवर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं जो यहाँ पर जो भारत वापस आ पाए हैं ऑपरेशन अजय के अंतर्गत। और भी कई फ्लाइट्स जो हैं वो जाएंगी इजराइल, जहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करके लाया जा सकेगा। चूंकि अभी जो परिस्थिति है वहाँ पर अलग अलग जगहों पर अलग है। एम्बेसी लगातार लोगों के साथ टच में है ताकि उन्हें असिस्टेंस दिया जा सके और जब यहाँ पर जब फ्लाइट्स वहां जाएं तो उन्हें इवैक्यूएट करके वापस भारत लाया जा सके। कैमरा पर्सन विनय तिवारी के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज, नई दिल्ली। तो हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं मेघना देव हमारे साथ इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए। मेघना, सुप्रभात आपका। जिस तरीके से हमने देखा अभी आप भारतीयों से जो लौटे हैं स्वदेश, उनसे आप बातचीत कर रही थी और हमने ये देखा कि कैसे सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। इजराइल की और हमास के बीच में जिस तरीके का युद्ध चल रहा है, अभी उसका 7वां दिन ही है और भारतीय जो हैं वो लौट आए हैं, किस तरीके की खुशी देखने को मिली है? और अगर आगे भी हमने देख रहे हैं कि 18,000 भारतीय अभी इजराइल में हैं, तो उनको वापस लाने की अब कवायद कैसी रहेगी? देखिए, यहाँ पर भावना एक चीज़ अहम है कि इस इवैक्यूएशन मिशन के अंतर्गत, ऑपरेशन अजय के अंतर्गत उन लोगों को वापस लाया जा रहा है जिन्होंने इच्छा व्यक्त की है कि वो इवैक्यूएट होना चाहते हैं, वो बाहर निकलकर वो भारत वापस आना चाहते हैं। 212 लोगों को इस फ्लाइट में लाया गया है। जो पहला विमान है जो दिल्ली आया, उसमें 212 लोगों को लाया गया है। उनको कन्फर्मेशन मेल गया था एम्बेसी की तरफ से कि आप आ जाइए, विमान आ चुका है, आप
आप आइए और यहाँ से आप भारत के लिए रवाना हो सकते हैं। जो स्पेशल फ्लाइट है ऑपरेशन अजय के अंतर्गत, उससे आप भारत पहुंच सकते हैं। उसके अलावा भी अब ये बताया जा रहा है, जो लोग इवैक्यूएट होके आ चुके हैं, जो दिल्ली पहुंच गए हैं, उन्होंने बताया है कि कई उनके जो साथी हैं उनको भी अब मेल्स जाना शुरू हो गए हैं कि आप इतने बजे एयरपोर्ट पे रिपोर्ट कीजिए या यहाँ पर आइए, ताकि यहाँ से जो दूसरी फ्लाइट्स शुरू हो जाएंगी, जितने नंबर ऑफ फ्लाइट्स जिस तरीके से मंत्रालय प्लान कर रहा है या जिस तरीके से सरकार प्लान कर रही है, उस हिसाब से लोगों को कंफर्मेशन मेल्स जा रहे हैं और उन्हें बुलाया जा रहा है ताकि वो इवैक्यूएट हो सके वहाँ से और उन्हें फैसिलिटेट किया जा सके भारत आने के लिए। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि एक फॉर्म दिया गया था कि ताकि लोग रजिस्टर कर सकें और पता चल सके कि कितने लोग हैं, कितने लोग आने में इंटरेस्टेड हैं कि उन्हें वहाँ से निकाला जाए, उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। तो इसलिए एक रजिस्ट्रेशन हुआ था और जो एम्बेसी है वो लगातार 24 घंटे काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है ताकि लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाए। एक और बात यहाँ पर अहम है कि जो लोगों ने बताया हमें कि जिन जगहों पर ज़्यादा खतरा है, जिन जगहों पर टेंशन ज़्यादा है, अटैक्स की संभावना ज़्यादा है, आशंका ज़्यादा है, उन जगहों पर से लोगों को पहले बुलाया जा रहा है। तो इस तरीके से भी लोगों को बाइफरकेट किया गया है कि जो लोग ज़्यादा खतरे की जगहों पर हैं उन्हें पहले बुलाया जाए ताकि वो उन्हें असिस्टेंस मिले और वो भारत वापस आ सके। मेघना, तो इस तरीके से इसे बिल्कुल मेघना, हमने देखा कि बच्चे भी शामिल हैं, ये जो तमाम यात्री यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है? आपने कहा कि जो ज़्यादा खतरे वाली जगह है, कौन कौन से ऐसे जगह है, एरिया है जहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा है? एक यात्री ने भी कहा कि वो सेंट्रल रीजन में थे, वहाँ उतना इन्फिल्ट्रेशन नहीं है, थोड़ी स्थिति बेहतर है, लेकिन कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्थिति ख़राब है। ऐसे में वो एक बड़ी चुनौती है वहाँ पर मौजूद इंडियन एम्बेसी की कि वहाँ से भारतीयों तक जानकारी पहुँचाना और उनको वहाँ पर सेफ जोन में लेकर आना। देखिए, अभी तक हमने जितने लोगों से बात की है, इंटरनेट की सुविधा मिल रही है कई जगहों पर, लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है कम्युनिकेशन में। लेकिन ये बात ये है कि साउथ इजराइल के जो इलाके हैं और कई जो बॉर्डर के इलाके हैं, वहाँ पर परिस्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर हम उसकी तुलना करें तेल अवीव है या उसके आसपास जो सेंट्रल रीजन की जो जगहें हैं उनसे, तो इस हिसाब से जिन लोगों ने जो ज़्यादा जहाँ पर परिस्थिति ख़राब है, जहाँ पर ज़्यादा अगर हम देखें तो इंटेंसिटी है इस वॉर के दौरान, उन जगहों पर से लोगों को पहले बुलाया जा रहा है। और इस तरीके से फॉर्म भी भरवाया गया था। रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म था उसमें सारी डिटेल्स भरनी थी, जिससे कि एम्बेसी को सहूलियत हो कि उन लोगों को किस तरीके से पहले बुलाया जाए, किन लोगों को बाद में बुलाया जा सकता है, कौन लोग ज़्यादा सुरक्षित हैं, कौन लोग ज़्यादा खतरे में हैं। इस तरीके से असेसमेंट करके ही जो स्पेशल फ्लाइट्स हैं उनमें लोगों को मौका दिया जाएगा भारत वापस आने का, ऑपरेशन अजय के तहत। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो जो एक पूरा कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, उसमें भी क्वेरीज आ रही हैं। बेशक यहाँ पर जो वहाँ जो तकरीबन अगर देखें तो इजराइल में 18,000 के आसपास भारतवंशी रह रहे हैं, जिसमें से 1,000-1,500 के आसपास स्टूडेंट्स होंगे। जो स्टूडेंट्स अगर हम देखें मास्टर्स, डॉक्टरेट और या पोस्ट डॉक्टरेट लेवल पे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। काफ़ी सारे वहाँ पर प्रोफेसर्स भी हैं। हमने कुछ लोगों से बात की जो साइंटिस्ट भी थे, IT प्रोफेशनल्स हैं, केयर गिवर्स हैं, तो काफ़ी सारे, और डायमंड के क्षेत्र में कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो वहाँ पर रह रहे हैं। और उनमें से कितने लोग 18,000 के तकरीबन लोग हैं, बट उनमें से कितने लोग आना चाहते हैं इस पर निर्भर करेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी है फ्लाइट्स की जो भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत लोगों को लाने के लिए लगाएगी। कल भी विदेश मंत्रालय की जो प्रेस वार्ता हुई थी उसमें इस बात को कहा गया था कि अगर जरूरत पड़ी तो पिछले जैसे हमने देखा ऑपरेशन गंगा हुआ या ऑपरेशन देवी शक्ति था, ऐसे कई मिशंस में वायुसेना से मदद मांगी गई है, वायुसेना ने मदद की है इवैक्यूएशन में। तो अगर जरूरत पड़ेगी तो भारतीय वायुसेना भी इस मिशन में हिस्सा लेगी अगर ऐसी कोई जरूरत या ऐसी कोई परिस्थिति खड़ी होती है। ठीक बात, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अहम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो ये थी हमारी संवाददाता मेघना देव जो हमें जानकारी दे रही थी कि कैसे इजराइल से, तेल अवीव से आज 212 भारतीय स्वदेश सुरक्षित लौट आए हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी GT न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो
अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ें तो इजराइल से सभी देश अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं। इजराइल से निकाले गए 200 से अधिक नेपाली नागरिक आज स्वदेश लौटे हैं। इसके साथ ही नेपाल की सरकार हमास के हमले में मारे गए 10 नेपाली छात्रों के शवों को वापस लाने के काम में भी जुटी हुई है। नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद चार्टर्ड विमान पर 254 नागरिकों के साथ काठमांडू पहुंचे। घर लौटने वालों का काठमांडू हवाई अड्डे पर परिवार और दोस्तों द्वारा स्वागत किया गया। वहीं फ्रांस के 377 नागरिकों को इजराइल से सुरक्षित पेरिस वो पहुंचे हैं। फ्रांसीसी नागरिकों के अधिकारियों से निकासी का अनुरोध करने के बाद फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने एयर फ्रांस का एक विशेष चार्टर्ड विमान भेजा था। फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना ने कहा कि हम और लोगों को भी वापस लाएंगे और वह इजराइल के साथ एकजुटता दिखाने के लिए 15 अक्टूबर को वहां की यात्रा करेंगे। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक दोनों तरफ से 2800 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के हमले में गाजा में 1500 से अधिक लोगों की हुई है मौत, जबकि हमास के हमले में अब तक 1300 से अधिक इजरायली नागरिक मारे गए हैं। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा कि उसने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक गाजा पर करीब 6000 बम गिराए हैं। साथ ही ये भी कहा कि वह हमास के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इस हमले के दौरान गाजा पट्टी के अस्पताल और संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाए गए आश्रय स्थल भी प्रभावित हुए हैं। इजराइल की संसद ने गाजा में हमास के साथ युद्ध लड़ने के अपने दृढ़ संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए कल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आपातकालीन यूनिटी सरकार को मंजूरी दी है। इस सरकार में कई विपक्षी सांसद भी शामिल थे। समझौते के तहत पूर्व रक्षा मंत्री बेनी गेंट्स और उनकी छोटी मध्यम वर्गीय पार्टी के सदस्य नेतन्याहू के गठबंधन में शामिल होंगे, जो इजराइल के इतिहास की सबसे दक्षिणपंथी सरकारों में से एक है, जिसका गेंट्स ने पहले कड़ा विरोध किया था। और हमास हमले के बाद अमेरिका इजराइल के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। हमले के पहले दिन से ही अमेरिका ने इजराइल का साथ देने की बात दोहराई है। इसी बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज इजराइल का दौरा करेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी रक्षा सचिव इजराइल के पीएम के अलावा वहां की आपातकालीन सरकार के साथ भी बैठक करेंगे। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कल इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एकजुटता का मजबूत संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि इजराइल को जब भी अमेरिका की जरूरत पड़ेगी तब अमेरिका उसके साथ खड़ा मिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने साथ ये संदेश लेकर आया हूं कि आप स्वयं इतने ताकतवर हो सकते हैं कि अपनी रक्षा स्वयं करने में सक्षम हो, लेकिन जब तक अमेरिका है आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लिंकन ने कहा कि वो अविश्वसनीय रूप से कठिन समय में इजराइल वापस लौटे हैं। उन्होंने कहा कि हमास के हमले में मारे गए परिवारों की तस्वीरें देखना उनके लिए असंभव है। उन्होंने इजरायली नागरिकों के साहस को भी सराहा। उन्होंने कहा कि जो भी शांति और न्याय चाहता है उसे हमास के आतंक के राज की निंदा करनी चाहिए। इजराइल के दौरे के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन किंग अब्दुल्ला और फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष महमूद अब्बास से मिलने के लिए जॉर्डन पहुंचे। अमेरिकी राजनयिक ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एकजुटता का एक मजबूत संदेश दिया है। ब्लिंकन की प्रमुख अमेरिकी सहयोगियों कतर, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की भी योजना है, जिनमें से कुछ का हमास पर प्रभाव है। ब्लिंकन ने इजराइल से संयम बरतने का आग्रह किया है, लेकिन अमेरिका के अटूट समर्थन को दोहराया है। इजराइल फिलिस्तीन के चल रहे युद्ध के बीच गाजा को लगातार दूसरी रात बिना बिजली के काटनी पड़ी है। पूरी रात गाजा में छिटपुट विस्फोट हुए।
हालांकि यह विस्फोट पिछली रातों की तुलना में कम तीव्रता के थे। वहीं इजरायली हवाई हमलों में गाजा के आवास ब्लॉकों, सुरंगों, मस्जिद और हमास अधिकारियों के घरों को निशाना बनाया गया है। इस हमले में अब तक लगभग 400 बच्चों समेत 1500 से अधिक लोग मारे गए हैं। और इस बीच इजराइल की राजधानी तेल अवीव में इजरायलियों ने हमास द्वारा किए गए हमले के पीड़ितों के लिए मोमबत्ती जलाकर जुलूस निकाला। हमास द्वारा इजराइल पर हमले में अब तक सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए हैं। ये देश के इतिहास में नागरिकों पर सबसे घातक का हमला बन चुका है। वहीं 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया है और वे अभी भी हमास की कैद में हैं। उधर फ्रांस में प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में रैली निकाली गई है। पुलिस ने रैली को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे और पानी की बौछार से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने की कोशिश की। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने फ्रांस के लोगों से एकजुट रहने और इजराइल हमास संघर्ष को अपने देश में न लाने का आग्रह किया। मैक्रोन ने आतंकवादी समूह हमास के घात लगाए के हमले की निंदा की और इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की। वहीं मैक्रोन के आंतरिक मंत्री ने पहले फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए नया सवेरा के साथ। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम्स है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर, थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप खबरें देखते हैं 9वीं P20 से जुड़ी हुई। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन यानी कि P20 का उद्घाटन करेंगे। G20 की भारत की अध्यक्षता का विषय के अनुरूप 9वें P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद है। सम्मेलन में G20 देशों के अलावा 10 अन्य देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग लेंगे। पैन अफ्रीकी संसद के अध्यक्ष पहली बार भारत में P20 कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। इस P20 शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाले विषयगत सत्र निम्नलिखित 4 विषयों पर केंद्रित होंगे। सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, SDG में तेजी और सतत ऊर्जा बदलाव। इन सत्रों में G20 सदस्यों और अतिथि देशों को साथ लाकर संसद किस प्रकार P20 के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा सकती है, इस विषय पर व्यापक विचार विमर्श होगा। और P20 से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं शैलेंद्र मिश्र। शैलेंद्र, सुप्रभात आपको। P20 का आज उद्घाटन होने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि वसुधैव कुटुंबकम की ही थीम है, लेकिन संसद को साथ में जोड़ा गया है। तो जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसमें संसद किस तरीके की भागीदारी कर सकता है, किन अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, और क्या जिस तरीके से G20 की सफलता हमने देखी है, क्या P20 पे भी एक आम राय नजर आएगी? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो 2 दिवसीय ये P20 सम्मेलन है, इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और उसके साथ ही औपचारिक तौर पर ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। 4 सत्र रखे गए, आपने चर्चा भी की, जिसमें उन चारों सत्रों में अलग अलग विषयों पर व्यापक विचार विमर्श होगा। हम जानते हैं कि G20 की ऐतिहासिक सफलता दुनिया भर ने देखी और किस तरह से
एक जब सहमति बनी महत्वपूर्ण मुद्दों पर और ये कहा गया कि अब तक के सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से ऐलान हुए और सहमति बनी और भारत को एक बहुत उसमें भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जब P20 हो रहा है जिसमें G20 देशों के संसदों के अध्यक्ष वो हिस्सा ले रहे हैं, पीठासीन अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं, आमंत्रित देशों के जो पीठासीन अधिकारी हैं, संसदों के अध्यक्ष हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर विचार विमर्श होगा और 4 जो विषय रखे गए वो दरअसल दुनिया कैसे बेहतर हो, कैसे हम हरित विकास की ओर आगे बढ़े, कैसे वुमेन लेड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। हम जानते हैं कि दुनिया को भारत ने दिखाया है कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है तमाम क्षेत्रों में और महिलाओं की अगुवाई में विकास की बात जब भारत कर रहा है। तमाम हम मोदी सरकार की योजनाओं को देख रहे हैं कि वो महिला केंद्रित हैं। हाल ही में ऐतिहासिक जब बिल पारित हुआ लोकसभा और राज्यसभा से, महिला आरक्षण लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में देने का जो बिल वो पारित हुआ, कानून बना। तो निश्चित तौर पर ऐसे तमाम पहल हुए हैं जिससे हम देख रहे हैं कि ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारी आधी आबादी को ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी मिले और उनकी अगुवाई में विकास हो, उस तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। तो ऐसे विषयों पर चर्चा रखी गई है। एक और महत्वपूर्ण बात है डिजिटल प्लेटफॉर्म को जनता के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है, जनता कैसे उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। चूंकि भारत ने दिखाया है, भीम ऐप हो या तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, हम देख रहे हैं कि कैसे लेन देन हो रहा है। डिजिटल लेन देन में हम दुनिया के सामने अग्रणी है, उस पर भी एक चर्चा होनी है जिससे पूरी दुनिया उसका फायदा उठा पाए। तो ऐसे विषयों पर चर्चा रखी गई है और सतत विकास लक्ष्य के तो जो बिल्कुल शैलेंद्र, लेकिन जिस तरह से चर्चा होनी है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि आखिरी में एक घोषणा पत्र आएगा, घोषणा आएगी, यानी इसमें तमाम बिंदुओं पर जो चर्चा हुई है उसके बाद जो सहमति बनी है उसका जिक्र होगा। तो निश्चित तौर पर उसका इंतजार होगा कल जब समापन से पहले वो घोषणा होगी। बिल्कुल। और शैलेंद्र, जिस तरह से पर्यावरण को लेकर भी एक अहम मुद्दा है ये, बिल्कुल पर्यावरण को लेकर भी अहम चर्चा इस P20 समिट में हो सकती है। लाइफ एनवायरनमेंट फॉर लाइफ, ये जो मुद्दा है वो काफ़ी दिल के करीब रहा है। प्रधानमंत्री ने भी पर्यावरण को लेकर जो अपनी मुहिम है, जो उनकी पहल है, उस पर भी यहाँ पर चर्चा होती नजर आएगी। हमने देखा किस तरह से ओम बिरला कल मेट्रो में सवारी कर वहाँ पहुँचे और उन्होंने इस बात को भी प्रमुखता से उठाया कि कैसे तमाम लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं अगर हम पर्यावरण की संरक्षण की अगर बात करें। और वो मुद्दा यहाँ पर एक बार फिर वैश्विक मंच पर नजर आएगा। निश्चित तौर पर हमने देखा कि औपचारिक शुरुआत से पहले कल ही जो सत्र रखा गया उसमें जिन मुद्दों पर चर्चा हुई वो ये दिखाता है कि पर्यावरण को लेकर जो प्रतिबद्धता है G20 देशों की, दुनिया भर की, वो किस तरह से उस पर आगे बढ़ा जाना चाहिए। और जब हम सतत विकास लक्ष्य की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर क्लाइमेट चेंज का मुद्दा आता है और हरित विकास पर भी चर्चा है। तो ये दिखाता है कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर सभी देश मिलकर किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और भारत ने वो रास्ता दिखाया है। हम रिन्यूएबल एनर्जी में, सौर ऊर्जा में, विंड एनर्जी में कितना आगे बढ़े हैं जिससे कि दुनिया को ज़्यादा हरा भरा बनाया जा सके, दुनिया में हरित विकास की तरफ आगे बढ़ा जा सके। उस पर हमने देखा है कि भारत ने बहुत उल्लेखनीय प्रगति की है और सौर ऊर्जा में जो हमारा टारगेट है हम उससे आगे चल रहे हैं। तो दिखाता है कि हम सतत विकास के जो लक्ष्य है हरित विकास के, उस पर किस तरह से गंभीर है और दुनिया को दिखा रहे हैं कि जब भारत कर सकता है तो तमाम जो विकासशील देश है या विकसित देश है वो उस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कल इसीलिए एक सत्र रखा गया था ठीक औपचारिक शुरुआत से पहले। जी बिल्कुल। तो G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया शैलेंद्र हमसे जुड़ने के लिए इस जानकारी के साथ। और बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। खबर है विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई, जहां चुनाव आयोग मिजोरम और छत्तीसगढ़ से में पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव की अधिसूचना आज जारी करेगा। मिजोरम की सभी 40 सीटों और छत्तीसगढ़ की 90 में से 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। इसी के साथ दोनों राज्यों में आज से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी, जो कि 20 अक्टूबर तक जारी रहेगी। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555।
अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं। अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं। नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में एक बार फिर आपका स्वागत, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऑपरेशन अजय के तहत पहली चार्टर्ड फ्लाइट से 212 भारतीय लौटे स्वदेश। फिलहाल इजराइल में हैं 18,000 भारतीय। इजराइल हमास संघर्ष में अब तक 2800 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के बाद अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज इजराइल का करेंगे दौरा। इजराइल की संसद ने यूनिटी सरकार को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 का करेंगे उद्घाटन। सम्मेलन की थीम है वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति योजना के पूरे हुए 2 साल। 13 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई योजना ने देश में इंफ्रा के विकास को दी नई गति। 2021 से अब तक 11.5 लाख करोड़ की 112 परियोजनाओं को मिली मंजूरी। आईसीसी विश्व कप में चेन्नई में न्यूजीलैंड का सामना बांग्लादेश से आज। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन की टीम में वापसी। कल दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से दी करारी शिकस्त। और अब वक्त हो चला हमारे खास सेगमेंट का, अखबारों की सुर्खियों का। और आइए अखबारों की सुर्खियां सीधे जानने के लिए चलते हैं संध्या के पास। गुड मॉर्निंग संध्या, क्या खास है आज दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में? भावना, हमारे इस खास सेगमेंट में आज हम लेकर के आए हैं देश दुनिया की हलचल, विकास, नवाचार और बेटियों के गर्व से जुड़ी वो तमाम खबरें जो आज अखबारों में प्रमुखता के साथ ली गई हैं। शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे की खबर के साथ, जिसे आज सभी अखबारों ने हेडलाइन के साथ लिया है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कल उत्तराखंड का दौरा किया। उन्होंने आदि कैलाश के दर्शन किए और शिव मंदिर में पूजा अर्चना भी की। विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ ही प्रधानमंत्री ने एक सभा को संबोधित भी किया और साथ में उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बगैर ये भी बहुत स्पष्ट कर दिया कि ना तो हम डरेंगे और ना तो हम डराएंगे, ये हमारी नीति है। और इसी बात को कोट करते हुए आज पंजाब केसरी ने इस खबर को हेडलाइन बनाया है अपने पहले पेज पर। अगली खबर है इजराइल और हमास युद्ध से जुड़ी हुई, जिसे दैनिक जागरण के साथ ही तमाम अखबारों ने आज हेडलाइन के साथ लिया है और पहले पेज पर इस खबर को प्रकाशित किया है और बताया है कि इजराइल ने भी ये साफ किया है कि मानवता का व्यवहार चाहिए तो मानवता दिखाइए, ये इजराइल की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि गाजा पट्टी पर नाकेबंदी कर दी है इजराइल ने पूरी तरह से, और इसी बात को लेकर के कल इजराइल ने ये स्पष्ट किया है। अगली खबर है राजधानी में प्रदूषण से जुड़ी हुई, जिसे आज नवभारत टाइम्स ने तमाम आंकड़ों के साथ प्रकाशित किया है और ये बताया है कि ठंड से पहले प्रदूषण निकालेगा राजधानी में दम। जी हाँ, अभी ठंड ने पूरी तरह से दस्तक राजधानी में नहीं दी है, लेकिन पराली की घटनाएं सामने आने लगी है और उसका जो धुआं है वो राजधानी की ओर रुख करने लगा है। तो प्रदूषण की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ती हुई दिख रही है। इसे आज तमाम आंकड़ों के साथ लिया गया है। ये भी बताया है कि 4 दिन बाद फिर हवा हुई खराब और
संडे से आएगी इसमें कमी। साथ ही ये भी बताया है कि 2 दिन बाद दिन के तापमान में भी यहाँ कमी आएगी। और ये भी बताया है कि पराली जलाने के जो मामले हैं उसमें शीर्ष पर पंजाब है। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आगामी 5 राज्यों में चुनाव होने आगामी माह में उससे जुड़ी हुई है। और जहां चुनाव आयोग अपनी तैयारियों में जुटा है, प्रत्याशी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, घर घर दस्तक दे रहे हैं, वहीं मतदाता भी अपना मन बना रहे हैं कि सरकार किसकी बनानी है। तो आज इस खबर को जनसत्ता ने अपने पूरे पेज पर लिया है और सत्ता समर के नाम से ये पेज है। इसमें ये बताया गया है कि जो छत्तीसगढ़ के कोरवा आदिवासी हैं उन्होंने ये कहा है कि विकास नहीं तो वोट नहीं। इस तरह से उन्होंने मन बनाया है कि अगर पिछले 5 सालों का आकलन करें तो विकास अगर नहीं हुआ है तो वोट वो नहीं देंगे उस सरकार को जिन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और विकास नहीं किया। अगली खबर मार्केट पेज से जुड़ी हुई है, जिसे आज बताया गया है कि महंगाई घटी, औद्योगिक उत्पादन में हुई बढ़ोतरी, खुदरा मुद्रास्फीति 3 महीनों के निचले स्तर पर आई है और इसे आज प्रमुखता के साथ लिया गया है। और अगली खबर है ये भी नवाचार से जुड़ी हुई कह सकते हैं। बर्फीले पहाड़ों से भी अब सीधे होगा वायरलेस कम्युनिकेशन। ये बीएसएनएल ने सियाचिन वॉरियर्स के साथ मिलकर लगभग 15,500 फीट की ऊंचाई पर बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन स्थापित किया है, जिसे आज हरिभूमि अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है। आपको बता दें कि इससे सेना को एक हथियार की भांति सुरक्षा मिलेगी। और एक और खबर भारतवंशी बेटी की, जिसने भारत को गर्व की अनुभूति करवाई है। जी हाँ, इस बेटी को सम्मान मिला है बालिका दिवस के मौके पर। और व्हाइट हाउस में आयोजित इस गर्ल्स लीडिंग चेंज समारोह में अमेरिका की प्रथम महिला ने इस बेटी का सम्मान किया है। ये विज्ञान से जुड़ी हुई बेटी है और अद्भुत उपकरण इसने तैयार किया है। लेखिका भी है जिसका नाम गीतांजलि है। और चलते चलते बात नवाचार की। जी हाँ, सामान के बदले, किसी वस्तु के बदले या अनाज के बदले कोई दूसरी वस्तु लेना या अनाज के बदले अनाज लेना, ये परंपरा काफ़ी पुरानी रही है। ग्राम पंचायतों में और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की परंपरा चलती रही है। तो इसी पुरातन परंपरा को पुनर्जीवित करके स्वावलंबन संग स्वच्छता की गाथा लिखी जा रही है। और ये नवाचार हुआ है ढ्योटी पंचायत, जो कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में आती है। और यहाँ पर गोबर के बदले ग्रामीणों को वर्मी कंपोस्ट पंचायत कर्मी दे रहे हैं, जिससे स्वच्छता तो होगी ही होगी, साथ ही साथ वर्मी कंपोस्ट मिलेगा, गोबर जो है उसका भी उपयोग होगा और स्वच्छता की दिशा में एक कदम होगा। तो ये है तमाम अखबारों की वो खबरें जो आम व्यक्ति से सरोकार रखती है, नवाचार से जुड़ी है, विकास से जुड़ी है। जी बिल्कुल संध्या, और बहुत ही अच्छा नवाचार है और गाँव वासियों के साथ हो सकता है सीख लेके बाकी जो लोग हैं वो भी इस नवाचार को लेकर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इन खबरों के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी खेल और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। अफगानिस्तान में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हजारों अफगान बेघर हो गए हैं। अफगानी नागरिक अब सड़कों पर तंबू में रहने को मजबूर हैं। फिलीपींस की राजधानी मनीला में आज भूकंप से दहशत फैल गई। यूएस भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.2 मापी गई है। मनीला में 4 दिन में दूसरी बार भूकंप आया है। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत की।
अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर दोहरी राहत मिली है। खुदरा मुद्रास्फीति सितंबर में 3 महीने के निचले स्तर पर 5.02% पर आ गई है, जबकि औद्योगिक उत्पादन अगस्त में 14 महीने के उच्च स्तर 10.3% पर पहुंच गया है। सरकार गन्ने के शीरे से बनने वाले एथनॉल उत्पाद के दाम में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके दाम में 1 नवंबर से शुरू होने वाले सीजन 2023-2024 के लिए 3% तक की वृद्धि हो सकती है। दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही एयरलाइन गो फर्स्ट के लिए कम से कम 2 कंपनियों जेट विंग्स एयरवेज और जिंदल पावर ने प्रारंभिक बोलियां लगाई हैं। कंपनी ने बयान जारी कर शेयरधारकों को दी इसकी जानकारी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने चुनिंदा अवधि के लिए कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर 0.1% बढ़ा दी है। बैंक ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी है। और आइए अब देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। आईसीसी विश्व कप में आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड के सामने बांग्लादेश की चुनौती होगी। चेन्नई में यह मुकाबला खेला जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ केन विलियमसन की चोट से उबरकर कप्तान के रूप में वापसी होने जा रही है। 7 महीने बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे विलियमसन विश्व कप के पहले 2 मैच नहीं खेल पाए थे। आईसीसी विश्व कप में कल लखनऊ में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने 5 बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया को 134 रन से करारी मात दी है। 312 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया की टीम सिर्फ 177 रन ही बना सकी। स्कॉटलैंड को यूरो 2024 के लिए क्वालिफाई करने के लिए अभी और इंतजार करना होगा। अपने क्वालिफाइंग अभियान में स्कॉटलैंड को पहली बार हार का सामना करना पड़ा। स्कॉटलैंड को स्पेन ने 2-0 से दी शिकस्त। स्पेन के पूर्व मैनेजर जोर्गे विल्डा को मोरक्को की राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम का प्रमुख कोच बनाया गया है। विल्डा ने स्पेन को महिला फुटबॉल विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। और आइए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से। रोमांचक ओडिया फिल्म डॉट पेन आज रिलीज हो रही है। एक साइको किलर की कहानी पर आधारित इस फिल्म में ज्योति रंजन मुख्य भूमिका में है। फिल्म द लेगेसी ऑफ महावीर का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रंगमंच के प्रसिद्ध कलाकार सुरेंद्र पाल सिंह इस फिल्म में नजर आएंगे। टाइगर श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म गणपत का नया गाना जय गणेशा रिलीज हो गया है। फिल्म 20 अक्टूबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने वाली है। अभिनेत्री राधिका मदान और सिमरत कौर की फिल्म सजनी शिंदे का वायरल वीडियो का ट्रेलर लॉन्च हुआ है। सस्पेंस से भरी ये फिल्म 27 अक्टूबर को होगी रिलीज। डायरेक्टर करण जौहर ने फिल्म कुछ कुछ होता है के 25 साल पूरे होने पर इसे री रिलीज करने का ऐलान किया है। ये फिल्म स्पेशल स्क्रीनिंग के तहत 15 अक्टूबर को मुंबई में दिखाई जाएगी। अभिनेत्री दिया मिर्जा जुटी हैं फिल्म धक धक की प्रमोशंस में। फिल्म रिलीज से पहले दिया ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें साझा की और कैप्शन लिखा कि अगर ये अद्भुत महिलाएं नहीं होती तो धक धक की जर्नी कभी भी वैसी नहीं होती जैसी थी। सलमान खान की टाइगर 3 का ट्रेलर 16 अक्टूबर को रिलीज होगा। सेंसर बोर्ड ने सलमान खान के इस ट्रेलर को यूए सर्टिफिकेट प्रदान किया है। और आइए अब बात एक खूबसूरत पहल की। ये कितना दिलचस्प है ना कि अगर आप अपनी कौशल और रुचियों से विश्व रिकॉर्ड बना सकें। इसी तरह एक महाराष्ट्र के पुणे स्थित केक कलाकार ने एक 200 किलोग्राम भार वाले केक आइसिंग संरचना के साथ एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। ये कीर्तिमान हासिल किया है प्राची धवलदेव ने। केक एक विस्तृत महल के आकार में है और प्राची धवलदेव ने बताया कि उन्होंने इस महल को बनाने के लिए वीगन रॉयल आइसिंग का उपयोग किया है।
सामने दिख रहा ये खूबसूरत महल मार्बल का नहीं बना है, बल्कि ये तो खाने योग्य सामग्री से बनाया गया है। जी हाँ, ये है एक केक जिसे बनाया है पुणे की प्राची धबल ने। इसकी लंबाई 10 फीट और 1 इंच है और ऊंचाई 4 फीट 7 इंच है। इसकी चौड़ाई 3 फीट 8 इंच है और इसे अत्याधुनिक और रंगीन आइसिंग से सजाया है। ये केक कला का एक अद्वितीय उदाहरण है जो देखने वालों को चकित और हैरान कर रहा है। महाराष्ट्र के पुणे से आने वाली प्राची धबल देव ने काफी कम समय में कई और कीर्तिमान भी हासिल किए हैं। ये केक भारत की विभिन्न शाही महलों की भव्यता और शानदार विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। रॉयल आइसिंग की दुनिया में उनकी रचनात्मकता और प्रतिभा ने उन्हें रॉयल आइसिंग की रानी का खिताब दिलाया है। कई लोगों ने तो उन्हें केक गर्ल ऑफ इंडिया का ही नाम दे डाला है। जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था, अपना फाइनेंशियल एनालिस्ट का जॉब छोड़ा था और मैंने जब इस फील्ड में काम करना शुरू किया तो सही मायने में उस समय इसको एक करियर ही नहीं माना जाता था। लोग भी मेरे कलीग्स और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि तुम एक अच्छे खासे करियर को छोड़कर ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रही हो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे जब मैं काम करती थी मुझे समय का पता नहीं चलता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती थी ये काम करने में और मुझे आज भी उस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ कि अगर आप कोई ऐसा काम करें जो आपको जिससे खुशी मिले, आप अपना इनकम सोर्स भी जनरेट कर सकें और आप वो काम करते हुए आपको टाइम का पता ना चले, उससे बेहतरीन काम और कुछ नहीं हो सकता है। मुझे 2019 में केक मास्टर्स अवार्ड्स, जो हमारी इंडस्ट्री का बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड माना जाता है, उसे केक ऑस्कर्स भी बोला जाता है, जो कि हर साल बर्मिंघम में होता है। मुझे 2019 में रॉयल आइसिंग के लिए वहाँ से अवार्ड मिला था। फिर वहाँ से आने के बाद मुझे फोर्ब्स में वन ऑफ द मॉडर्न इंडियाज़ गेम चेंजर्स के तौर पे फीचर किया गया था। तो वाकई बेहद शानदार केक, इंतज़ार है इसके कटने का। बिल्कुल जया। और फिलहाल वक्त है आपकी सेहत की बात कर लेते हैं, जान लेते हैं आपकी सेहत के बारे में। पोषण का महत्व सभी के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण लेना बहुत जरूरी होता है। गर्भावस्था में पोषण का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। पोषण हर आयु के लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में पोषण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो खाती है और जिस तरह से रहती है, उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। पोषण है वो पूरा नहीं है तो महिला कमज़ोर रहेगी, महिला को प्रॉब्लम रहेगी कि जैसे उनको बीमारी हो सकती है, जैसे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उनके अंदर उनका वज़न पूरा ग्रोथ नहीं हो सकता, वो हो सकता है उन्हें अनीमिया हो सकता है और अनीमिया के होने की वजह से उनको सारे लक्षण हो सकते हैं और फिर उनको आगे जाके और बीमारी हो सकती है। और वही जो चीज़ है, क्योंकि जो माँ खुराक लेती है वो बच्चे पे बहुत असर करती है, तो वो बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं होगी तो बच्चा छोटा होगा, कमज़ोर होगा, फिर बच्चा का टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी और बच्चा जो है, जो बच्चे टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं उन्हें नर्सरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और फिर आगे जाके जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अनीमिया या और भी बीमारियाँ। तो गर्भावस्था एक आइडियल टाइम है जब महिला का न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान वजन को सही तरह से बढ़ाने में मदद करता है, बच्चे के विकास में सहायक होता है। गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर यानी शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। उन्हें बोलते हैं कि उन्हें जो अच्छा लगे वो उन्हें खाना चाहिए और छोटा छोटा करके खाना चाहिए, ज़्यादा देर तक खाली पेट नहीं रहना चाहिए। जब 3 महीने पूरे हो जाते हैं तब हम पेशेंट्स को समझाते हैं कि उनकी जो डाइट है वो एक होलसम डाइट होती है। तो उसमें हम उनको बोलते हैं कि उनकी एक थाली है, उसको आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको 2 रोटी खानी है जो उनको कार्बोहाइड्रेट देगा, फिर उनको प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन उनको एक अंडा देगा या सोयाबीन या दाल की कटोरी ये देगा, और फिर उनको हरी पत्तेदार सब्जी जो है वो लेनी चाहिए ताकि उनकी आयरन रिक्वायरमेंट पूरी हो, और उनको दही लेना चाहिए जो उनको कैल्शियम दे, और अगर दही नहीं ले रहे तो दूध लेना चाहिए। तो ये साथ में
बिल्कुल, तो आपको गर्भावस्था के दौरान खास तौर पर महिलाओं को अपना ध्यान रखना चाहिए, खान पान का भी। तो चलिए वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट योग रखें निरोग का। हम सभी जानते हैं कि नियमित रूप से योग साधना करने से शरीर ही नहीं अपितु मन भी स्वस्थ होता है। और मन को स्वस्थ रखने के लिए कौन सी यौगिक क्रिया लाभदायक है, आइए जानते हैं आज के हमारे इस योग सूत्र में। नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। एंग्जाइटी बहुत सुंदर बात है कि जब हम अतीत में जीते हैं तो हमें स्ट्रेस होता है और जब हम फ्यूचर में जीते हैं तो हमें एंग्जाइटी होती है। इसीलिए योग हमें सिखाता है आज में जीना, बिकॉज लाइफ रिजाइड्स इन दिस वेरी मोमेंट। हमें नियमित योग साधना करके अपनी एंग्जाइटी से बाहर आना है। एंग्जाइटी कई और समस्याओं की जननी है, यानी एंग्जाइटी से पेट भी खराब हो जाता है, एंग्जाइटी से अनिद्रा की स्थिति भी हो जाती है, एंग्जाइटी से कभी कभी कुछ लोगों को फेशियल एंग्जाइटी भी होती है, यानी फेस का कोई एक हिस्सा अलग ढंग से कार्य करने लगता है या स्टिफ हो जाता है। बहुत सारी समस्याएं एंग्जाइटी के साथ आती हैं। आपको एंग्जाइटी को गुड बाय कहना है, इतना भी कठिन नहीं है अगर आप नियमित रूप से करें योग साधना। आपको नियमित रूप से करना है आनंद मदिरा आसन का अभ्यास और पादादिरासन का अभ्यास। इनका अभ्यास इस ही सीक्वेंस में करना है जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। आनंद मदिरा यथा नाम तथा गुणा, जिसे आनंद की, योग की मदिरा का आनंद मिल जाए, जिसे योग की मदिरा का आनंद मिल जाए, उसके लिए जितनी भी और भौतिक जगत की मदिराएं हैं वो सब किसी काम की नहीं रहती है, क्योंकि उससे अनूठा कोई आनंद है ही नहीं। तो आप भी करें आनंद मदिरा का अभ्यास और पादादिरासन का अभ्यास। कैसे करना है आइए जानते हैं। आनंद मदिरा आसन के लिए वज्रासन की स्थिति लें, घुटनों के बल आ जाएं, एक पंजे को दूसरे पंजे पर रखें, एड़ी खुली रहे और खुली एड़ी पर अपने हिप्स को टिका दें। दाएं हथेली से दाएं टखने को पकड़ना, बाएं से बाएं टखने को पकड़ना, अंगूठा अंदर उंगलियां बाहर और अपनी गर्दन को पीछे ढीला छोड़ दें। इस स्थिति में आकर के भ्रू मध्य स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर पूरा ध्यान टिका दें। न किसी विचार को आमंत्रित करना, न किसी विचार को हटाना। जो भी विचार आ रहा है आने दें, जो जा रहा है जाने दें। पर्यवेक्षक बनकर, ऑब्जर्वर बनकर सिर्फ अपने विचारों को आते और जाते हुए देखना। यथा सामर्थ्य रुकना, फिर धीरे से आंखें खोल देना, गर्दन को आगे ले आना, हाथों को भी वापस ले आना, शरीर को ढीला छोड़ देना। इसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम करते हैं पादादिरासन, यानी दाएं हथेली को बाईं बगल में और बाईं हथेली को दाएं बगल में टिका करके गर्दन को आगे की ओर झुका करके ढीला छोड़ दें और नासाग्र टिप ऑफ द नोज पर पूरा ध्यान टिका दें। टिप ऑफ द नोज पर पड़ने वाली कूलिंग सेंसेशन को भी अनुभव करें। यथा सामर्थ्य रुकें, गर्दन सीधा कर लें, हाथों को भी वापस ले आएं, शरीर को ढीला छोड़ दें, पैरों को सामने की ओर फैला दें, हाथों को पीछे टिका दें, गर्दन को ढीला छोड़कर आराम की स्थिति में आ जाएं। इसका अभ्यास आप 2 बार कर सकते हैं इस ही कॉन्टिन्यूएशन में। क्रियाओं का नियमित अभ्यास करें, लेकिन साथ में ये अवश्य ध्यान रखें कि योग मात्र कसरत नहीं है, योग एक जीवन शैली है। पानी खूब पिएं, आनंदित रहें, हमारा कार्यक्रम देखते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें और किसी परेशानी से नहीं त्रस्त रहें। तो हमने देखा जाए कि कैसे एंग्जाइटी पे आप योग के ज़रिए कैसे आप काबू पा सकते हैं। बिल्कुल। तो फिलहाल वक्त हो चला है हमारे खास सेगमेंट मिजाज़े मौसम का। आईएमडी ने 16 अक्टूबर तक उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्वी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बारिश की संभावना जाहिर की है। आज और 16 अक्टूबर को तमिलनाडु के साथ केरल में गरज और बिजली के साथ हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। 14 से 16 अक्टूबर के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में और पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूर्व में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ छिटपुट गरज और बिजली गिरने की संभावना है। 15 और 16 अक्टूबर को राजस्थान में छिटपुट बारिश देखी जा सकती है। वहीं अगले 5 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। आइए अब नजर डालते हैं राज्यों के तापमान पर।
और आइए अब बात करते हैं अपनी साप्ताहिक संस्कृत गीत प्रस्तुति की। आज की इस श्रृंखला में हम आपको दिखाने जा रहे हैं फिल्म शोर के प्रसिद्ध गीत एक प्यार का नगमा है का संस्कृत संस्करण। और इस गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और स्वर दिया है प्रसिद्ध गायक मुकेश और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने। तो आप देखिए डीडी न्यूज़ के संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली के एल्बम से इसी गीत के संस्कृत संस्करण को, और हमारी टीम के साथ, मेरी सहयोगी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवन